नाउ जो नेक्स्ट हमें लर्निंग आउटकम अचीव करना है वो है कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ एफएसके। तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ एफएसके, देखिए यहां पर भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने एएसके में पढ़ा है। तो अगर आपने एएसके को अच्छे से समझ लिया तो बाकी चीजें आपको बहुत इजी लगने वाली हैं। तो देखिए यहां पर S1T जो आपने लिखा था वो लिखा था AC cos 2 पाई F1T, और अभी अभी आपने EB की वैल्यू निकाली है जो कि आई है AC स्क्वायर बाई 2 TB। तो अगर आप इसे देखें तो आप S1T को EB के फॉर्म में लिख सकते हैं। AC की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √2EB अपॉन TB। तो यहां पर कितना हो जाएगा √2EB अपॉन TB cos 2 पाई F1T। आप देख पा रहे होंगे सब कुछ कॉपी पेस्ट है जैसा आपने एएसके में किया हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस FC की जगह F1 है एक बार और दूसरी बार FC की जगह F0 हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा एनालिसिस में। तो अगर आप इस S1T की दोबारा एनर्जी निकाल दें तो उसका नाम क्या था, दिया था हमने EB, तो 0 से TB S1 स्क्वायर T dt। तो EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 से TB 2EB अपॉन TB cos स्क्वायर 2 पाई F1T dt। जैसा मैंने आपको एएसके में भी बोला था कि जो भी आप एनर्जी निकालते हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, तो EB और EB क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पर आंसर क्या होगा 1 0 to TB √2 अपॉन TB cos 2 पाई F1T dt। तो यहां पर आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ √2 अपॉन TB cos 2 पाई F1T इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जैसा हमने वहां पर प्रूफ किया था। वहां पर हमने क्या प्रूफ किया था एएसके में, √2 अपॉन TB cos 2 पाई FCT था। देखिए सब कुछ सेम है, बस FC की जगह F1 है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एनर्जी ऑफ √2 अपॉन TB cos 2 पाई F1T इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली यहां पर ये क्या बन जाएगा, बेसिस फंक्शन। तो बेसिस फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, ऐसा फंक्शन जिसकी एनर्जी क्या होती है 1। तो बेसिस फंक्शन मैं इसे नाम दे रहा हूं phi1t। phi1t क्या हो जाएगा √2 अपॉन TB cos 2 पाई F1T। तो phi1t के रेस्पेक्ट में जो S1T आप लिख सकते हैं वो कितना लिख सकते हैं, देख लीजिए एक बार। S1T हमारा क्या था √2EB अपॉन TB cos 2 पाई F1T। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे √EB phi1t, ये आपका हो जाएगा S1T। क्लियर अच्छे से। अब जब आप S0T का एनालिसिस करेंगे तो आपको अब एनालिसिस दोबारा करने की यहां पर जरूरत नहीं है। S0T हमारा क्या होता है AC cos 2 पाई F0T। तो आपको पता ही है जो भी आपने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है वो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता। फ्रीक्वेंसी चाहे FC इक्वल टू F1 हो चाहे FC इक्वल टू F0 हो, आंसर क्या आएगा आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो S0T की वैल्यू वापस से आप क्या लिखते √2EB अपॉन TB cos 2 पाई F0T। फिर से हम क्या प्रूफ कर सकते थे कि बेसिस फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा इस बार, बेसिस फंक्शन phi2t, बस F1 की जगह क्या लिख देंगे आप F0। तो क्या बन जाएगा √2 बाई TB cos 2 पाई F0T। तो यहां पर जो S0T मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा √EB phi2t। देखिए ऑल दो कैलकुलेशन सेम है लेकिन बेसिस फंक्शन अलग अलग है, क्योंकि एक बार फ्रीक्वेंसी F1 है और एक बार फ्रीक्वेंसी क्या है F0 है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हमने एएसके स्टडी किया था तब ये समझाया था कि जितने बेसिस फंक्शन मिलेंगे उतने आपको एक्सिस बनाने हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम के लिए। तो अब अगर आप यहां पर कॉन्स्टलेशन डायग्राम को ड्रॉ कर लें तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम आपका किस तरीके से बन जाएगा, देखिए अब हमारे पास टोटल कितने एक्सिस हैं, 2। तो 2 एक्सिस के लिए आपको यहां पर 2 फंक्शन चाहिए थे।
तो दो फंक्शन आपके पास यहां पर है ऑलरेडी, इसलिए आप दोनों एक्सिस पे वैल्यूज डाल सकते हैं। ASK में क्या था, दो एक्सिस आपने बनाए थे लेकिन फंक्शन एक था, तो आपने सिर्फ एक ही एक्सिस पे फंक्शन लिखा था। तो यहां पर आप फंक्शन क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे जनरली हम 1 के लिए लिखते हैं, वाई एक्सिस में 0 के लिए, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर फंक्शन क्या लिखेंगे, phi1t, और यहां पर हमने नाम दिया हुआ है phi2t। आप चाहते तो phi0 भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो जो आपका अंडर रूट EB है वो phi1t के साथ भी है और phi2t के साथ भी है, आप देख सकते हैं S1t में भी और S0t में भी। तो बस आपको करना क्या है, यहां पर अंडर रूट EB दोनों में ही पॉजिटिव है, तो phi1t के रेस्पेक्ट में भी क्या है, अंडर रूट EB, और phi2t के रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव अंडर रूट EB है, बट phi2t चूंकि आपका यहां पर है इसलिए आप यहां पर लिख देंगे। तो ये वाला सिग्नलिंग पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला है S1t, और ये वाला कौन सा है आपका S0t। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने ASK का कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाया था तब हमने क्या किया था, दोनों सिग्नलिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला था। तो यहां पर भी हम वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जो दोनों सिग्नलिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका डी मिनिमम, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी ASK के टाइम पर भी देखा था। तो ये जो डी मिनिमम है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये जितना ज्यादा होगा बिट एरर रेट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो सब कुछ सेम कंसेप्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं, थ्योरी आपकी बिल्कुल सेम है, लेकिन कैलकुलेशन यहां पर अलग होगा, क्योंकि जो डी मिनिमम होगा उसका वैल्यू आपको निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिनिमम डिस्टेंस यही है ना आपका, लास्ट टाइम डायरेक्ट दिख रहा था, एक 0 पर था और एक अंडर रूट EB पर था, तो अंडर रूट EB आंसर आ गया था। तो अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस लाइन की, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देख सकते हैं आप, एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h ही तो हमें निकालना है, तो अंडर रूट p स्क्वायर। तो देखिए अगर यहां पर पॉइंट आपका 0 है तो p की वैल्यू क्या है, अंडर रूट EB, तो ये कितना हो जाएगा आपका EB जब स्क्वायर करेंगे, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका अगेन EB, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2EB। तो ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें माइंड में रखना होगा। अगर आप कंपेयर करें इन केस ऑफ ASK, तो ASK में आपका आया था अंडर रूट EB, तो अगर आप कंपेयर करें तो ASK से तो ज्यादा ही आ रहा है। जैसा मैंने आपको बैंडविड्थ के टाइम पे भी बोला था, कंपैरिजन हम आगे करेंगे जब हम तीनों को पढ़ लेंगे, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं यहां पर। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डी मिनिमम होता है वो जितना ज्यादा होगा बिट एरर रेट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो डी मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, लो, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। और जो बिट एरर रेट है आपका वो डी मिनिमम के क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ASK के टाइम में बताया हुआ है। तो ये पॉइंट्स आप साथ लेकर चलिए। तो ये आपका कॉन्स्टलेशन डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया, और इसका यूज जो था डी मिनिमम का कैलकुलेशन वो भी हमने यहां पर अचीव कर लिया। तो आई होप आपको ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपने ये थर्ड लर्निंग आउटकम दैट इज कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ FSK ये भी बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। Let's have a quick knowledge check.